Hello friends, how are you? I Vinod Yadav welcome you all again on my YouTube channel VN Chemistry। देखिए आज के इस लेक्चर में मैं पिछला जो लेक्चर था अगर आपने सुना होगा तो वहाँ पता चल गया होगा कि मैंने 9th क्लास का जो टॉपिक हमारा चल रहा था सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो थ्योरेटिकली खत्म हो चुका है। अब आज मैं स्टार्ट करूंगा उसका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बोथ इन टेक्स्ट एज वेल एज द आई थिंक 11 क्वेश्चंस विच आर गिवन इट्स एक्सरसाइज। तो अगर आपने थ्योरी ढंग से सुन ली होगी और फिर रिवीजन कर लिया होगा तो मेरे ख्याल से इन क्वेश्चंस का आंसर देना कोई मुश्किल काम आपके लिए नहीं होगा। तो ये हमारा पहला आज का जो मेन हेडिंग में डाल रहा हूं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपके सामने आएगा एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो इन टेक्स्ट में जो पहला क्वेश्चन दिया उन्होंने बहुत आसान दिया हुआ है। They are just want you to answer this question. What are pure substances? तो इसका मैंने आपको क्या बताया था, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। भाई प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के मैंने बताए थे, एक तो एलिमेंट्स बताया था, दूसरे कंपाउंड्स बताए थे। तो एलिमेंट्स को प्योर सब्सटेंस मैंने क्यों कहा था, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। और कंपाउंड्स को प्योर क्यों कहा था मैंने कि देखो एग्जांपल लेके फिर समझते हैं। CO2 को आप ले लीजिए, CO2 आपको कितने भी अलग अलग मेथड से मिले या कहीं से भी मिले, आप देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का है उसका फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। तो जिन सब्सटेंसेस का फॉर्मूला सेम है इसका मतलब वो प्योर है, तभी तो फॉर्मूला सेम है। कोई मिलावट अगर होती तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आता उनके अंदर। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। दो आंसर इसके बन सकते हैं। The substances which are made up of same kind of particles and these substances shows same formulas always are known as प्योर सब्सटेंस। सिंपल डेफिनेशन लिखी। इस डेफिनेशन में एलिमेंट भी क्लियर हो गया और कंपाउंड भी क्लियर हो गया। यहां तक जो डेफिनेशन मैंने लिखी है एलिमेंट के हिसाब से लिखी है, आगे जो डेफिनेशन लिखी है वो कंपाउंड के हिसाब से लिखी है। तो प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल दो ही देने आपने, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अभी आपका सेकंड क्वेश्चन जो उसने दिया है बेहद आसान क्वेश्चन है। उसने आपसे पूछा है लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस किस किस में बिटवीन homogeneous and heterogeneous mixtures में डिफरेंस देना आपने किस किस में, होमोजीनस और हिट्रोजीनस मिक्सचर्स के अंदर। तो भाई एक तरफ तो लिखेंगे होमोजीनस, ये आंसर शुरू हो गया अपना होमोजीनस। और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, हेटेरोजीनस। अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी होगी तो मैंने इन दो शब्दों का मतलब बताया था, होमो का और हिटेरो का। और जीनस दोनों में सेम है। तो जीनस का मतलब मैंने बताया था कंपोजिशन। जीनस का मतलब क्या होता था, कंपोजिशन। और होमो का मतलब सेम,
हेटेरो का मतलब डिफरेंट। तो भाई जिन मिक्सचर्स की कंपोजिशन सेम रहती है थ्रू आउट द मिक्सचर, दे आर सिंपली नोन एज होमोजीनस मिक्सचर्स। तो सिंपल पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन का ही दे देंगे, दे शो सेम कंपोजिशन, दे शो सेम कंपोजिशन, मतलब टेस्ट वगैरह टेक्सचर वगैरह सेम रहेगा उसका, ठीक है। दूसरा ये इसका उल्टा हो जाएगा, यह सेम है इसमें डिफरेंट हो जाएगा, ओके। दे शो डिफरेंट कंपोजिशन, ओके। दूसरा डिफरेंस, सेम कंपोजिशन क्यों है? क्योंकि जो कंपोनेंट्स है आपस में इतने ज्यादा मिक्स हो गए हैं कि उनमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप पहचान नहीं सकते कि ये पड़ा पहला कंपोनेंट और ये रहा दूसरा कंपोनेंट और ये रहा तीसरा कंपोनेंट, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो यानी यहां लिख सकते हैं देयर इज नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज separating the components, कोई बाउंड्री नहीं है, सब आपस में अच्छे से मिक्सिबल हो गए हैं। और ये उसका उल्टा हो जाएगा, सॉरी या 1 और या 2, सॉरी, द कंपोनेंट्स आर separated by distinct बाउंड्रीज। और भाई तीसरे में आप एग्जांपल दे दीजिएगा। देखो मैं देता हूं, जैसे हाँ सॉल्यूशन सारे इसका एग्जांपल है, एयर इसका एग्जांपल है, एयर। दूसरा साल्ट सॉल्यूशन, तीसरा शुगर सॉल्यूशन, चौथा एलॉयज। ये मैं तो 4 दे दिया, आप तो 2 याद कर लो, 9th क्लास में चलेगा। 3 भी डिफरेंस लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा। 2 का आया तो अच्छी बात है, एक डेफिनेशन हो जाएगी और एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप एग्जाम्पल खुद बना के दे सकते हो। ये मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, ठीक है। साल्ट और शुगर का मिला दीजिए, आप मिलने के बाद भी पहचान लोगे ये रहा शुगर का क्रिस्टल, ये रहा साल्ट। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो भाई, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड फाइन ग्रेवल्स, छोटे छोटे कंकड़ और सैंड को मिला दीजिए, कितना भी हिला लीजिए आप फिर भी पहचान लेंगे कि ये कंपोनेंट सैंड रहा, ये कंपोनेंट फाइन ग्रेवल्स के रहे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो भी यही है, बस क्या कर दिया उसको ध्यान से सुनो एक बारी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है, उसको मैं लिख देता हूं आपके लिए, पहले मिटा देता हूं। इस क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन तो सबको ना। क्वेश्चन 3 जो उसने दिया है ना बुक में, वो देख लो क्या दिया उसने। वो उसने दिया आपको, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस and heterogeneous systems लिख दिया। क्या लिख दिया? सिस्टम्स। तो भाई आपने 9th क्लास के अंदर होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही पढ़े, तो सिस्टम्स का मतलब मिक्सचर की बात कर रहा है। तो ये देखो एक ही आंसर में 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है जी। चलो जी 4th क्वेश्चन जो है उसको देख लीजिए अभी।
यहां भी डिफरेंस ही लिखना आपको, किस किस के बीच में आपको इस क्वेश्चन में दे रहा है वो, यू हैव टू कंपेयर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो मेरे ख्याल से इनके डिफरेंस मैंने बताया थे आपको, अगर थ्योरी का लेक्चर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस लेक्चर का, ठीक है। तो देखो यहां लिखो प्रॉपर्टीज कि जिसके बिहाफ पे हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सबसे पहले लिखना सॉल्यूशन मीन ट्रू सॉल्यूशन। क्या दे रहा हो? ट्रू सॉल्यूशन। सोल मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन। सोल मीन कोलाइडल सॉल्यूशन। आज जब मैंने आपको अलग अलग तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन बताए थे तो वहां शब्द आता है एक्वासोल, एरोसोल। सोल मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन, या सोल लिख लो। लास्ट में क्या लिखेंगे? सस्पेंशन। क्या लिखेंगे? सस्पेंशन। तो देखो भाई, क्यों मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो ज्यादा बड़े तो डिस्कस करूंगा नहीं, मैक्सिमम 3 नंबर का आपको क्वेश्चन आ सकता है बस, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे अगर हम डिफरेंस करके आ जाएंगे तरीके से तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी है क्या थी भाई? पार्टिकल साइज। क्या था? पार्टिकल साइज। कौन से पार्टिकल? इनके सॉल्यूट के पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? सॉल्यूट के पार्टिकल्स। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो मैंने साइज बताया था कितना था? लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। सोल के अंदर कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। और सस्पेंशन में ग्रेटर देन या लार्जर देन, कुछ भी लिख लो, चलो ग्रेटर देन ही लिखते हैं। ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। आ गया समझ में बेटा जी? ओके। दूसरी जो प्रॉपर्टी जो आप आराम से याद कर पाएंगे, अपीयरेंस का याद कर लेना, कि देखने में कैसे लगते हैं। जो तीनों टर्म पढ़ रखी है आपने, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। तो जो ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं दे सीम्स टू बी ट्रांसपेरेंट। दे सीम्स टू बी ट्रांसपेरेंट। और सोल होते हैं ट्रांसलूसेंट। कैसे होते हैं? ट्रांसलूसेंट। और ये कैसे दिखते हैं? ओपेक। ओके। तीसरी प्रॉपर्टी नेचर की कर सकते हैं आप कि होमोजीनस है कि हिट्रोजीनस है। इससे पहले हमने पढ़ा ही था होमोजीनस, हिट्रोजीनस, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन मैंने एग्जांपल दिए थे होमोजीनस के अंदर, वो इसमें आ जाएंगे। इसका मतलब कैसे हैं ये? होमोजीनस। ट्रू सॉल्यूशन कैसे हैं? होमोजीनस। और सोल के लिए मैंने बताया था कि अगर हम नेक्ड आई से देखेंगे तब तो लगेगा कि होमोजीनस है, लेकिन जब उसका हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तब पता चलता है वो तो हिट्रोजीनस है। क्लियर हो गया? तो यहां प्रॉपर केमिकली क्या लिखना? दे आर हिटेरोजीनस। कैसे है बेटा? हिटेरोजीनस। और ये तो नेक्ड आई से दिख जाएंगे, हिटेरोजीनस ही है ये। तो ये तीनों आपको समझ में आ गई होंगी शायद बात है भाई। चौथा का डिफरेंस देना चाहें तो उसका आप टिंडल इफेक्ट का याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं बेटा? टिंडल इफेक्ट। बताया था टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब किसी सॉल्यूशन में से अगर हम लाइट पास कराते हैं और फिर सॉल्यूशन के ऊपर से उसको देखते हैं लाइट के पाथ को, तो कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें से लाइट का पाथ आपको दिखाई दे जाएगा, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा। तो जिनमें से लाइट का पाथ दिखाई दे जाता है इसका मतलब वो सॉल्यूशन कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं? दे शो टिंडल इफेक्ट। दे शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो यानी कि बताता हूं आपको, ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो हमें सिंपल लिखना है डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो लिख दिया, टी डॉट ई लिख देना बस। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट। शोज टिंडल इफेक्ट।
और जो सस्पेंशन होते हैं ये भी शो करेंगे, शोज टिंडल इफेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से, पहले बता रहा हूं 12th क्लास में भी आएगा दोबारा से आपको, ठीक है। अभी 4 ही क्वेश्चन में, 1 को नहीं बोल। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो जरा पूरी, क्या कह रहा है। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखो स्टेटमेंट को समझो एक बारी। सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम पानी में घुला हुआ है, मतलब सोडियम क्लोराइड एक्ट एज सोल्यूट, पानी विल एक्ट एज सॉल्वेंट। तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस कंसंट्रेशन। तो देखो इसका आंसर में आप क्या लिख के आएंगे। सबसे पहले ना आप कंसंट्रेशन का मतलब बता दीजिए क्वेश्चन में। भाई कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है, देखो कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ एनी सॉल्यूट dissolved in dissolved पर लिख लो जी, dissolved पर 100 ग्राम सॉल्वेंट, कि भाई 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया था कि जो पानी है वो सॉल्वेंट है, कितना है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम पानी में कितना सोल्यूट है, जो सोडियम क्लोराइड है 36 ग्राम। तो इसकी तो कंसंट्रेशन सीधी से आंसर क्वेश्चन में दे रखा आपको। तो लाइन में लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन, लिखो कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज 36 ग्राम सोल्यूट पर 100 ग्राम सॉल्वेंट। आ गया समझ में। क्वेश्चन में ही आंसर था इसका। तो अगर आपको कंसंट्रेशन का मतलब पता है तो क्वेश्चन में आंसर इसका दे रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेहद आसान है, देखिए क्या कह रहा है वो। हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल। केरोसिन और पेट्रोल जो आपस में मिक्सिबल होते हैं, वो आपस में उनको कैसे आप अलग करेंगे। साथ में हिंट दे रखी है आपको आंसर के लिए। उनका डिफरेंस पॉइंट का, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो दे रहा है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा होगा तो वहां साफ साफ बताया गया था कि जिन सॉल्वेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा होता है उन्हें सेपरेट करने का जो तरीका है क्या है वो सिंपल डिस्टिलेशन। तो बिल्कुल सीधा सा आंसर लिख के आना, सिंपल सा, बाय सिंपल डिस्टिलेशन। अगर यही सवाल, वैसे तो देखो फिलहाल तो सवाल मुझे 1 मार्क का ही नजर आ रहा है, पर अगर मान लो एक्सप्लेन आगे या लिख दे भाई एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन द फिनोमेना, अगर वो कर देता है तो तब बेटर आप उसका डायग्राम बना के आए। यहाँ पे क्या बना के आए, डायग्राम। और जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसके अंदर आप किसको लेंगे, पेट्रोल और केरोसिन के मिक्सचर को आप दिखा देंगे बस, ठीक है। ओके, तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन देखो, आपको ना कुछ प्रोसीजर दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इनके जो कंपोनेंट्स है उन्हें हम किस टेक्निक से अलग करेंगे, ठीक है। जैसे पहला देखो क्या रहा, बटर फ्रॉम द कर्ड। अरे भाई जो गांव में रहते हैं देखते भी होंगे, उनकी मम्मी या दादी नानी जो भी है वो चर्निंग करती कर्ड का, क्या कहते हैं चर्निंग। चर्निंग प्रोसेस को मैंने क्या केमिकल नेम बताया था, प्रॉपर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसके आगे आप लिख के आओगे सिंपल सा ही बस सेंट्री या बाई सेंट्रीफ्यूगेशन लिख के आना, क्योंकि प्रोसेसर का नाम पता है ना, बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, रोटेटिंग ए solution at high speed is simply known as centrifugation. Salt from sea water by evaporation. पानी उड़ जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, मिक्सचर ऑफ साल्ट रह जाएंगे। बाद में उनमें से NaCl हम लोग निकाल लेते हैं। कैम्फर फ्रॉम दिस साल्ट, कैम्फर एज ए टेंडेंसी टू अंडरगो सब्लिमेशन। हीट जब मिक्सचर को करोगे
तो सब्लिमेट के रूप में आपको ऊपर मिल जाएगा। तो बाई सब्लिमेशन, क्यों टेक्निक का नाम पूछा था, एक्सप्लेनेशन तो देनी नहीं थी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपको याद हो, मैंने कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलाइजेशन करके बताया था आपको, ब्लू विट्रोल की CuSO4.5H2। मैंने कहा था कि जो पानी इंप्योरिटी थी उसमें वो केमिकली मिक्स नहीं थी, एक तो फिजिकली अटैच थी। ओके, तो जब आपने उसको साल्ट को हीट किया तो पानी ऑपरेट हो गया था ना। तो देखो इसका हम आंसर सिंपल सा लिख के आ सकते हैं यहाँ पे, द मिक्सचर्स whose impurities are not chemically combined, are not chemically combined with original सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल लिख के आ जाना, CuSO4.5H2O, और ये जो है ना अंडरलाइन करके इसके नीचे लिख देना इम्प्योरिटी। इसको जब हीट करोगे तो ये वेपराइज होके उड़ जाएगा, पीछे कलरलेस CuSO4 बच जाएगा। तो ये आपके अभी 8 क्वेश्चन में, अभी इन टेक्स्ट के 2 क्वेश्चन हो रहा है हमारे। ठीक है, तो ये आपका 9th क्वेश्चन है इन टेक्स्ट। यहाँ पे ही हैज गिवन यू सम चेंजेस, 8 चेंजेस आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू क्लासिफाई द चेंजेस इन केमिकल और फिजिकल चेंज। कि भाई ये जो चेंज आपको दिए गए हैं, जो चेंजेस दिए हैं, ये केमिकल चेंज हो रहा है कि फिजिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का थोड़ा सा रिविजन देता हूँ। भाई फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके होने के उपरांत जो प्रोडक्ट बनेगा उसको केमिकली कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे पानी से बर्फ बनती है, बर्फ से पानी बन जाता है, तो है तो पानी। भाई बर्फ में पानी किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, और पानी तो है लिक्विड आपका। ठीक है, तो दोनों में है तो पानी है। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है जो इनिशियल सब्सटेंस के मुकाबले केमिकली टोटली अलग होता है। जैसे लोहे में रस्टिंग लग जाती है, तो रस्ट इज ए केमिकल, नया कुछ केमिकल्स है। ओके, उसके हिसाब से आपको करने हैं देखो चीजें। अब कटिंग ऑफ ट्रीज है, जैसे अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लो जैसे ये पेड़ है, इसको यहां से काट दिया हमने तो पत्ते आ जाते हैं दोबारा से, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि कटे पेड़ में से पेड़ दोबारा बन गया। पर यहाँ पे जो कटिंग ऑफ ट्रीज का मतलब मैं बताता हूँ क्या सोच के क्या होगा इसने। यहाँ पे क्या है कि पेड़ को पूरा ही काट दिया है कि दोबारा उसमें से कुछ अंकुरित हो ही ना हो। मतलब कटी हुई लकड़ी पड़ी है, रूट तो है नहीं, मतलब सारे के सारे बायोकेमिकल प्रोसेस रुक गए हैं। ओके, तो यहां पे आ पाएगा केमिकल चेंज। क्या है बेटा, केमिकल चेंज। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है, कटी हुई लकड़ी से आप दोबारा से पेड़ को बना नहीं सकते जैसे वो पहले था। ठीक है, दूसरा है मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन। अब बटर को आप मेल्ट ही तो कर रहे हो, बटर को मेल्ट कर रहे हो तो घी तो बनेगा वो जाके। बटर में फैट था, घी में फैट है, तो यहां पे क्या एक फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है, इट इज ए फिजिकल चेंज। ओके, ये सब जनरल सी बात है, आपको 9th क्लास में पता होना चाहिए। और ये मैंने बताया था रस्टिंग ऑफ अलमीरा। अलमीरा किसकी है, ऑलमोस्ट ये तो बस सोचना मत कि अलमीरा लिखा तो लकड़ी की अलमीरा होगी। नो, रस्टिंग कह रहा है ना, तो लोहे की अलमीरा ही होगी, मेटलिक अलमीरा होगी। तो रस्टिंग कैसा चेंज होता है, केमिकल चेंज। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। नेक्स्ट, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू स्टीम। पानी गर्म हो रहा है, स्टीम बन रहा है, ऊपर से आपने कुछ लगा दी उसमें अड़चन को, मेटलिक अड़चन लगा दी, कोई प्लेट से आपने पतीले को ढक दिया है। प्लेट को जब देखोगे तो उसके नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे जाएंगी। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आई हैं, पानी के कांटेक्ट में तो है नहीं, वो प्लेट ऊपर थी पानी से थोड़ा सा,
वो वाटर ड्रॉपलेट स्ट्रीम की हैं, यानी स्ट्रीम में भी पानी था, वेपर फॉर्म में था। इस वजह से कैसा चेंज है बेटा ये? इट इज ए फिजिकल चेंज। कैसा चेंज है ये? फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट देखो, ही इज सेइंग पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, पानी में से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया एंड द वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू H2 एंड O2 गैस। अब देखो ये लिक्विड वाटर है, ये दोनों गैसेस हैं। दूसरी बात, इनका नेचर अलग है टोटली पानी से। ओके, इस वजह से प्रोसीजर कैसा कहलाएगा आपका? केमिकल चेंज। क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। ओके, सिक्स्थ को देखो, इज सेइंग डिसॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, पानी में नमक घोल लिया, नमक गायब हो गया, आप पानी को उबालने के लिए रख दो, बॉईल करने के लिए, पूरा पानी को वेपराइज कर दो, पूरा पानी उड़ जाएगा, उसके बाद भी आप कंटेनर में नमक को देखोगे। ओके, तो ये कैसा चेंज है? कैसा चेंज है? बेशक आपने पानी में नमक घोल दिया है, पर उबालने पर पानी निकल जाएगा, नमक को पीछे छोड़ जाएगा। इसका मतलब साल्ट जो था वो केमिकली कंबाइन हुआ पानी के साथ, तो इसलिए चेंज कैसा है ये? इट इज ए फिजिकल चेंज। कैसा चेंज है बेटा? फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट देखो, ही सेइंग मेकिंग ए फ्रूट सलाद, आपने कई सारे फ्रूट लिए भाई, पपीता लिया, अमरूद लिया, सेब लिया और सलाद बनाया, तो ये कैसा चेंज है? देखो, हालांकि ठीक है भाई, सलाद बनने के बाद वो फ्रूट कट्स में कट गया, अलग अलग पीसेस में, दोबारा फ्रूट तो नहीं बन सकता है, लेकिन कटने के बाद भी फ्रूट के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी केमिकली सेम ही है वो चीज। केमिकली क्या चेंज है? केमिकली वो सब्सटेंस सेम ही है, जैसा फ्रूट का टेस्ट है वैसे उसके कटेड पीस का टेस्ट है, कोई बदलाव तो आया नहीं कटने के बाद भी, इसलिए इसको हम मानेंगे इट इज ए फिजिकल चेंज। कैसा चेंज है ये? फिजिकल चेंज। और लास्ट जो है इसे बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, आप लकड़ी को जलाओ, पेपर को जलाओ, मिलेगी क्या आपको? ऐश मिलेगी। क्या मिलेगी? ऐश। ऐश से आप दोबारा लकड़ी तो नहीं बना सकते, ना आपका पेपर बन सकता है, और वैसे भी ऐश का नेचर टोटली अलग होगा एज कम्पेयर टू दीज टू थिंग्स। और वैसे भी कोई चीज को बर्न कर रहे हो ना, तो उसका अगर टेक्सचर बदल रहा है, सब कुछ उसका बदल, केमिकल वो चेंज हो रहा है, तो ये चेंज कैसा माना जाएगा बच्चों? इट इज ए केमिकल चेंज। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे केवीपीवाई या फिर आपके जो एनटीएससी एग्जाम जो आप 10th क्लास में प्रोबेबली देंगे, तो वहां क्वेश्चन बन सकता है भाई यहां से, और ज्यादा चांस मुझे इसका लग रहा है अगर बना तो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जा रहा है पानी में से, H2O2 बन रहा है, तो चेंज का नाम बताना। तो कैसा चेंज है ये? केमिकल चेंज। और ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज, और ये भी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे इसमें। इस क्वेश्चन को ढंग से करना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है जी। और ये आपका इंटेक्स्ट का आखिरी क्वेश्चन है जो बुक के अंदर दे रखा है। ही सेइंग ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। सेग्रीगेटिंग का मतलब क्या होता है समझ ले। सेग्रीगेट का मतलब अलगाव, अलग करना, मीन्स आपको सेपरेट करने, एक तरह से ये सब्सटेंसेस कुछ दे रखे हैं, सेपरेट करना है, दो भागों में क्लासिफाई करने हैं, कौन सा प्योर सब्सटेंस है, कौन सा मिक्सचर है, ठीक है। तो देखो ये बहुत आसान है क्वेश्चन यार। डिस्टिल्ड वाटर को अगर मैं आपको हिंट दूं, आपके घरों में इन्वर्टर वगैरह होगा, तो बैटरी में डालने के लिए जो ग्रीन कलर की 5 लीटर की जो कंटेनर आता है, बोतल आती है, तो जो पानी होता है वो डिस्टिल्ड वाटर ही होता है, और वो प्योर पानी ही होता है, टैप वाटर नहीं होता, प्योर पानी होता है, इम्प्योरिटी सब निकली होती हैं, ठीक है। इस वजह से डिस्टिल्ड वाटर जो है किस कैटेगरी में डालेंगे? इट इज ए प्योर सब्सटेंस। क्या सब्सटेंस है? प्योर। अब कर्ड है, कर्ड के अंदर तो बहुत सारी चीजें मिली होती हैं,
भाई बटर मिल्क भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स भी होता है, एंजाइम्स भी होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो ये मिक्सचर कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा बेटे? मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा आपका, ठीक है। अब डायमंड जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? डायमंड को केमिकली देखा गया, इट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, सिर्फ कार्बन होता है उसके अंदर और कुछ नहीं होता है, ठीक है। आइसक्रीम दूध से ही बनी है भाई, कर्ड भी दूध से ही बना था, तो जब कर्ड मिक्सचर है तो ये मिक्सचर ही होगी यार, सीधी सी बात है कि जो जो कंपोनेंट दूध में होते हैं वो इसमें मिलेंगे, ऊपर से हम लोग और कुछ डाल देते हैं मिलावट करने के लिए, थोड़ा सा सॉरी सजाने के लिए, ओके। केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल जो है वो हमारा आएगा आपका प्योर सब्सटेंस में, नहीं ना, मिक्सचर में डाले इसको भी आप। किस में डालेंगे? मिक्सचर में डाले इसको भी आप लोग। कुकिंग ऑयल ये मिक्सचर ही है भाई आपका, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, ठीक है। जो स्टील है उसको, ये मिक्सचर है स्टील भी आपका, और ये होमोजेनस मिक्सचर है, दो अलग अलग तीन अलग अलग मेटल्स का, ठीक है। ग्रेफाइट डायमंड का ही भाई है, जैसे डायमंड कार्बन का बना होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही बना होता है, इसलिए इसे हम डालेंगे प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में, ठीक है। रा रबड़, यहां पे रा रबड़ को जहां तक मैं समझता हूं, रा रबड़ का इसका मतलब है कि जो रबड़ प्लांट से जो लिक्विड निकलता है लेटेक्स, उसकी बात ही कर रहा है, ठीक है। तो ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है एक तरह से, तो इसको मैं प्योर में डाल देता हूं। किसमें डाला? प्योर में डाल देता हूं। हाँ, अगला जो है वुल्कनाइज्ड रबर, ये मिक्सचर है। जब रा रबर के अंदर सल्फर की मिलावट करते हैं, किसकी मिलावट करते हैं? सल्फर की मिलावट करते हैं, ऐसे रबर को हम कहते हैं वुल्कनाइज्ड रबर। इस शब्द को याद रखिएगा एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। सोल्डर वायर अपने आप में एक अलॉय है, किस किस की है? टिन की और लेड की है, ये टिन एंड लेड का मिक्सचर है ये। तो ये क्या हो गया? सॉरी मिक्सचर मैंने बोल ही दिया है, ये आपके मिक्सचर कैटेगरी में आपका आ जाएगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करने की कोशिश क्या कर ही रहा हूं, ये जो थे आपके 10 क्वेश्चन किसके थे? आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के थे, ये जो आपके टेस्ट के बीच में दे रखे हैं। क्योंकि लेक्चर मेरा लगभग आधे घंटे का हो गया है, 30 मिनट्स का हो गया, तो मैं समझता हूं बच्चों के लिए इतने काफी है, 30 मिनट्स भी सुन ले तो। पर सुनने के बाद आप एक बार बुक से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अभी आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन रह रहे हैं, वो मैं इसके बाद वाले लेक्चर में पूरे करूंगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल वीएन केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।